नमस्ते इन्वेस्टर्स, सिंपली स्टॉक्स में आपका स्वागत है। तो Q1 यानी कि जून क्वार्टर अर्निंग सीजन काफ़ी पॉजिटिव नोट पर शुरू हुआ है। मैक्रो लेवल पर फिर से अनसर्टेनिटी हो गई है, पर उसके बावजूद कई बिजनेसेस ने अच्छे रिजल्ट्स निकाले हैं। हर अर्निंग सीजन हमारा गोल रहता है कि अपने यूट्यूब ऑडियंस के लिए हम मैक्सिमम बिजनेसेस कवर कर पाएँ जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो उसी डायरेक्शन में आज हम Q1 FY27 रिजल्ट सीरीज़ की पहली वीडियो में 3 से 4 अलग-अलग सेक्टर से 4 लार्ज कैप बिज़नेसेस को कवर करेंगे जिनके अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। अब लार्ज कैप सुन के आप ये वीडियो यहीं बंद कर दो, तो आप बस 1 मिनट मुझे और दे दो। ऐसा नहीं है कि लार्ज कैप्स आपका पैसा नहीं बनाते हैं। जैसे हम जो बिज़नेसेस आज स्टडी करेंगे ना, तो वो भले साइज़ में बड़े हैं, पर वो अभी भी काफ़ी तेज़ ग्रो कर रहे हैं या उनमें जो पोटेंशियल है, वो किसी स्मॉल कैप से कम नहीं है। और आप भी ऐसे सोचो कि हमें बिज़नेस की रिटर्न प्रोफाइल से मतलब होना चाहिए। और उल्टा लार्ज कैप्स में बेनिफिट क्या रहता है कि कई बारी ना अगर वो अच्छे हों तो उनकी री-रेटिंग भी काफ़ी जल्दी हो जाती है, बिकॉज़ इतना सब लोग उसे ट्रैक करते हैं, मार्केट के सारे पार्टिसिपेंट्स उसे देखते रहते हैं। तो चलिए अब बिना कोई देरी किए फटाफट से शुरू करते हैं। तो आज हमारी लिस्ट का पहला बिज़नेस जिसके अप्रैल से जून के महीनों के अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, वो है आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी या एसेट मैनेजमेंट कंपनी। और बहुत ही आसान भाषा में समझें और शॉर्ट में समझें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी या आईसीआईसीआई एएमसी आपके म्यूचुअल फंड्स चलाती है। म्यूचुअल फंड्स के अलावा ये पीएमएस, एआईएस और एसआईएस वगैरह की भी सर्विसेज देते हैं, पर जो इनका मेन रेवेन्यू ड्राइवर है वो म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ्स ही हैं। अभी आईसीआईसीआई एएमसी में स्पेशल क्या है कि ये यूटीआई एएमसी और अन्य कॉम्पिटिटर्स से मार्केट शेयर छीनकर तेज ग्रो कर रहा है। जैसे आप इस स्क्रीनशॉट में देखोगे तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का क्वार्टरली एवरेज एयूएम पिछले साल से 15.5% ग्रो किया है। इक्विटी स्कीम्स में भी 16% की ग्रोथ रही है और क्लोजिंग एयूएम देखें तो वो 10.7% ग्रो किया है। और ट्रैक करने के लिए एक्चुअली आपका क्वार्टरली एवरेज एयूएम बेहतर मेट्रिक होता है, तो हम लोग उस पर ही फोकस करेंगे। तो एक तो इतनी वॉलेटिलिटी के बावजूद आप एक चीज मानोगे कि मार्केट अच्छा किया है, लोग ओवरऑल एसआईपीज करते आए हैं। हाँ, अप्रैल और मई में क्या हुआ था कि थोड़ा सा स्लो डाउन आया था, जब कई इन्वेस्टर्स ने एसआईपीज आपकी हॉल्ट कर दी थी, पर वापस जून से फिर से इंडस्ट्री ट्रैक पर आ गई है। इसलिए यहाँ आप क्वार्टर टू क्वार्टर देखोगे तो वो फ़र्क दिखेगा। जैसे यहाँ पर आप देखोगे एसआईपीज़ में कि मार्च के कंपैरिज़न में जून थोड़ा जो था वो ठंडा गया है। पर वाई-ओ-वाई लेवल पर ग्रोथ है। बाकी यूनिक इन्वेस्टर्स पिछले साल से 12% बढ़कर 6.2 करोड़ हो गए हैं। और वाई-ओ-वाई बेसिस पर जो हम आपको बता रहे थे कि एसआईपी फ्लोज़ में भी बढ़िया 16.5% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो ये नंबर्स थोड़े स्पेशल इस वजह से भी हैं बिकॉज़ पहले नए इन्वेस्टर्स ना आपके अक्सर जब मार्केट अच्छा कर रहा होता था तभी आते थे। पर अब क्या हो रहा है, अब आप देख रहे हो कि बेयर मार्केट में भी या साइडवेज मार्केट में भी इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है। अब सीधा हम लोग आईसीआईसीआई एएमसी के नंबर्स पर आते हैं। तो यहाँ आप देखोगे कि इनका जो क्वार्टरली एवरेज एयूएम है वो पिछले साल से लगभग आपका 17.5% ग्रो किया है। और हम आपको अभी बता रहे थे कि सेक्टर में ही 15.5% की ग्रोथ देखने को मिली है, माने कि ये मार्केट से बेहतर ग्रो किया है। ऐसे ही इक्विटी स्कीम्स में 19.5% की ग्रोथ है। डेट म्यूचुअल फंड्स, हाँ, इंडस्ट्री और आईसीआईसीआई एएमसी दोनों के लिए फ्लैट रहे हैं। वहाँ कोई मोमेंटम नहीं है बिकॉज़ होता क्या है कि डेट में अक्सर ना आपके कॉर्पोरेट्स और मीडियम साइज़ के बिज़नेसेस इन्वेस्ट करते हैं। पर वॉर और सप्लाई चेन डिसरप्शंस के चलते कंपनियां डेट म्यूचुअल फंड से पैसे निकाल कर अपनी एक्स्ट्रा इन्वेंट्री बनाने और वर्किंग कैपिटल में निवेश करने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं ताकि बिजनेस उनका ठीक से चलता रहे। तो वो नॉर्मल है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी आईसीआईसीआई, एसबीआई के बाद आपका एसेट मैनेजमेंट स्पेस में भारत का दूसरा सबसे बड़ा प्लेयर है। इनका टोटल 13 से 14% मार्केट शेयर है ओवरऑल और अलग-अलग कैटेगरीज में भी। और ये क्योंकि साइज में इतना बड़ा है ना, तो इनके पास हर कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स हैं। तो ये इन्हें काफ़ी हेल्प करता है बिकॉज़ कस्टमर जिस भी रिक्वायरमेंट से आता है, इनके पास सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं उसको कैटर करने के लिए। अब चलिए फटाफट से इनके रिजल्ट्स देख लेते हैं। तो इधर आप देखोगे कि इनका जो ऑपरेटिंग रेवेन्यू है, वो पिछले साल से 17.6% या वही 17.5% बढ़ा है। ऐसे ही अदर इनकम में भी बढ़िया 23% की ग्रोथ देखने को मिली है। ऑपरेटिंग रेवेन्यू में आपकी फी इनकम आती है, माने कि वो इनकम जैसे जो लोग हम
फीस पे नहीं करते हैं म्यूचुअल फंड के लिए, तो वो आती है। अदर इनकम में आपकी वो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो एएमसी की खुद की होती हैं। बाकी पिछले क्वार्टर क्या हुआ था कि मार्केट में वॉलेटिलिटी की वजह से अदर इनकम में इनको लॉस लेना पड़ा था, जिसे मार्क टू मार्केट गेन्स या लॉसेस बोलते हैं। लेकिन मार्केट उठने की वजह से हुआ क्या है कि अदर इनकम में भी इस बारी अच्छी ग्रोथ आई है। फिर आप नीचे आओगे तो इधर आप एकदम बॉटम लाइन में देखोगे कि ये जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, वो पिछले साल से 20% ग्रो किया है। कंपनी में और भी जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे थे कि जैसे इन्होंने ईसॉप्स देना शुरू किया था, ऐसे ही इन्होंने ना आईसीआईसीआई वेंचर फंड्स के 5 फंड्स का मैनेजमेंट एक्वायर किया था, तो उसकी जो फीस थी, वो सब अब नॉर्मलाइज़ हो गया है। ये सब एनोमलीज़ जो भी थी, ये हमने पिछले क्वार्टर के एनालिसिस में डिस्कस करी थी। बाकी वो सब अब स्टेबलाइज़ हो गया है। इसके अलावा इनके यील्ड्स वगैरह भी स्टेबल रहे हैं, तो वो भी अच्छा है। अब देखिए, वैसे तो मैक्रो लेवल पर फिर से थोड़े बहुत टेंशन्स बन गई हैं, पर यहाँ से होपफुली अगर मार्केट अच्छा करता है, सब चीज़ें अच्छी होती हैं, तो जैसे-जैसे मार्केट रिकवर करेगा, तो एक तो आपके एसआईपी इन्फ्लोज़ और बढ़ जाएँगे, उसके ऊपर एयूएम ग्रोथ अलग आएगी। तो हो सकता है कि नियर फ्यूचर में आईसीआईसीआई एएमसी आपका 20, 25, 30% प्लस ग्रोथ देने लगे। ख़ैर 20% तो अभी ये ऑलरेडी दे रहे हैं लगभग 25-30% प्लस देने लगे हैं। और वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज़ में ना यही स्पेशलिटी होती है। आपका ये क्लासिक एन्युटी मॉडल्स होते हैं। एन्युटी मॉडल आप ऐसे समझो कि मतलब कि 10 से 15% सीएजीआर रिटर्न तो आपके इंडियन मार्केट्स ही ऑन एन एवरेज दे देते हैं। उसमें आप 5 से 10% एसआईपी इन्फ्लो से ग्रोथ अगर ऐड कर लो, तो ये सेक्टर ही आपका सालों-साल 20-25% रेट से ग्रो कर सकता है। और इन्होंने ना क्या किया है कि हाल ही में गिफ्ट सिटी में इनबाउंड फंड लॉन्च किया है। इसके अलावा ये लाइफ साइकिल फंड्स, नए कॉन्ट्रा फंड्स, कुछ ईटीएफ्स और रियल एस्टेट और अन्य अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स भी लॉन्च कर रहे हैं। ऑल इन ऑल कई सारे इनके प्रोडक्ट लॉन्चेस प्लान्ड हैं। और ये जो छोटे-छोटे स्टेप्स हैं ना, ये आगे ग्रोथ लाने में काफ़ी मदद करते हैं। जैसे ये फंड्स अभी शायद आपका उतना मार्केट रिस्पॉन्स ना गैदर कर पाएँ, पर एक बारी जब फंड लॉन्च हो जाता है ना, तो उसकी परफॉर्मेंस पब्लिक हो जाती है। ऐसे में जब 2-3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड बिल्ड हो जाता है, तब एएमसी को उसे मार्केट करने में काफ़ी आसानी रहती है और जो इन्वेस्टर्स हैं, उनका पार्टिसिपेशन भी अच्छा आता है कि फलाना-फलाना स्कीम की ऐसी-ऐसी परफॉर्मेंस रही है और वो पास्ट रिटर्न्स देख के फिर इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये एक चीज़ हेल्प करती है कि इनके पास स्केल का एडवांटेज है और ये कई सारे प्रोडक्ट्स ला पा रहे हैं। बाकी जब बुल रन आएगा तो देखिए आपके सभी एएमसी बिज़नेसेस अच्छा करेंगे ही। तो इसलिए ये एक इंटरेस्टिंग बिज़नेस है और आप इसे अपने रेडार पर रख सकते हैं। अब आईसीआईसीआई एएमसी की बात हो रही है, तो चलिए कैपिटल मार्केट्स में ही ग्रो को भी देख लेते हैं। इनके भी अच्छे नंबर्स आए हैं और ग्रो आपका बिलियन ब्रेन्स गैराज वेंचर्स नाम से लिस्टेड है और इसमें हमारी रुचि इस वजह से बढ़ी है हाल ही में, क्योंकि ये काफ़ी टेक्नोलॉजी और एआई फ़ोकस्ड स्टॉक ब्रोकर है। ऐसे में इनके मार्जिन्स अच्छे रहेंगे और हमें ऑपरेटिंग लेवरेज काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। और बिज़नेस पर बहुत ज़्यादा चलिए हम लोग चर्चा नहीं करते हैं, कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ एक स्टॉक ब्रोकर होता क्या है, क्या करता है, तो ये सब तो देखिए सबको पता ही है। तो हम लोग ना इनके सीधा Q1 के रिज़ल्ट्स पर आते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जून क्वार्टर में इनकी जो टोटल इनकम है, वो ज़बरदस्त 63% बढ़कर आपकी साढ़े 1500 करोड़ रुपए आई है। एबिटा भी इनका डबल हो गया है, 101% ग्रो करके 970 करोड़ रुपए के आसपास आया है। ऐसे ही नेट प्रॉफिट भी बढ़िया 94% ग्रो होके मतलब वो भी लगभग डबल होके 735 करोड़ रुपए आया है। तो मार्जिन एक्सपेंशन बहुत अच्छा हुआ है और वही हम आपको बोल रहे थे कि आप देखो रिटर्न प्रोफाइल समझो, आप बिज़नेस का पोटेंशियल समझो, बिज़नेस कैसा कर रहा है। जैसे यहाँ पर आप देखो कि प्रॉफिट डबल हो रहा है, तो ये नंबर्स किसी स्मॉल कैप से कम नहीं हैं। और जैसे कि ये एक टेक फोकस्ड स्टॉक ब्रोकर है और टेक बिज़नेसेस को लेकर हम आपको बार-बार बोलते आए हैं और उनका ट्रेड के उदाहरण से भी कि टेक बिज़नेसेस में ना जब एक बार प्लेटफ़ॉर्म रेडी हो जाता है, तो आगे फिर उसको चलाने के लिए ज़्यादा कॉस्ट नहीं बढ़ती है। फिर जिस तेज़ी से रेवेन्यू या सेल्स बढ़ेंगे, कॉस्ट उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ेगी। फिर मार्जिन्स आपके एक्सपैंड होते हैं और जो प्रॉफिट ग्रोथ आएगी, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती है। और ये आप इनके फाइनेंशियल मैट्रिक्स में भी अब यहाँ पर आप नोटिस करोगे, जैसे हम आपको दिखाएँगे कि जो ऑपरेटिंग लेवरेज है, वो क्लियरली प्ले आउट होती हुई दिख रही है। जैसे यहाँ पर आप देखो कि इतनी अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ आई है, तो जो प्लेटफ़ॉर्म कॉस्ट्स और मार्केटिंग एक्सपेंसेस थे, दोनों ही खर्चे रेवेन्यू के परसेंटेज के हिसाब से कम हो गए हैं। जैसे टेक कॉस्ट आपकी 14.6% से कम होके 10.7% हो गई है। इसलिए इतना अच्छा एबिटा और पैट एक्सपेंशन आया है।
और बाकी ऑपरेटिंग मेट्रिक्स भी काफ़ी हेल्दी रहे हैं। ट्रांजैक्टिंग यूज़र्स आपके ईयर ऑन ईयर 24% ग्रो करके 2.2 करोड़ हो गए हैं। एक्टिव यूज़र बेस इनका 1.7 करोड़ का हो गया है और कस्टमर एसेट्स भी 38% बढ़कर 3.6 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गए हैं। और ये वो पैसा है जो कस्टमर्स ने ग्रो के ज़रिए निवेश किया है स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स वगैरह में। और सिर्फ इस क्वार्टर में ही ना प्लेटफ़ॉर्म पर 23,000 करोड़ रुपए की एडिशनल इन्वेस्टमेंट आई है, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। बाकी सब कैटेगरीज़ में इन्होंने मार्केट शेयर गेन किया है, ये हमारी स्क्रीन पर है और ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएँगे, आप चाहो तो 1 मिनट पॉज़ करके ये स्लाइड देख सकते हो। जैसे म्यूचुअल फंड्स में इनका 14% मार्केट शेयर हो गया है और स्टॉक सेगमेंट में 11.8% से बढ़कर 15% हो गया है। ऐसे ही इक्विटी डेरिवेटिव्स माने कि आपके फ्यूचर्स और जो ऑप्शंस हो गए, वहाँ भी रिटेल मार्केट शेयर 7.2% से बढ़कर 11% हो गया है। और एमटीएफ बुक देखिए, वैसे तो मेनली जो आपके बैंक्स बैक्ड ब्रोकर्स रहते हैं उनकी अच्छी रहती हैं, बिकॉज़ उनकी जो इंटरेस्ट कॉस्ट होती है वो कम लगती है। पर फिर भी एमटीएफ बुक या एमटीएफ लोन बुक इनकी भी एक्सपैंड हुई है। बाकी जो सेबी ने ना एफएनओ पर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे, उसके बाद से पूरी इंडस्ट्री की तरह ग्रो में भी रेवेन्यू मिक्स बदलता हुआ देखने को मिला है। पिछले साल Q1 में 56.5% इनका जो बिज़नेस था या रेवेन्यू था वो इक्विटी डेरिवेटिव्स से आया था। अब उसका शेयर धीरे-धीरे कम हो गया है और नए प्रोडक्ट्स का कंट्रीब्यूशन बढ़ता जा रहा है। इन्होंने कमोडिटी डेरिवेटिव्स में भी तेज़ी से मार्केट शेयर गेन किया है और वहाँ तो इनका जो रिटेल मार्केट शेयर है ना, वो आपका 29% तक पहुँच गया है। फिर एमटीएफ और लोन अगेंस्ट शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स भी ग्रो किए हैं, जहाँ कंपनी बेसिकली आपका होल्डिंग्स को कोलेटरल रख के इन्वेस्टर्स को लोन देती है, तो वो भी अच्छा किया है। और इसके अलावा ये अपने खुद के फंड्स भी लॉन्च किए हैं और ग्रो एएमसी का जो एयूएम है, वो पिछले 1 साल में लगभग आपका 140% ग्रो करके 5,500 करोड़ रुपए अब ऑलमोस्ट आपका टच कर रहा है। बाकी देखिए, रिजल्ट्स ना आपके एंजल वन के भी अच्छे थे, ऐसी बात नहीं है। पर अगर आप मेज़र करोगे तो ग्रो में आपको ज़्यादा अच्छी ऑपरेटिंग लेवरेज जो है वो प्ले आउट होती हुई दिखेगी। मार्जिन एक्सपेंशन आपको यहाँ ज़्यादा दिखेगा और ये आपको प्रॉपर से जो प्लेटफ़ॉर्म बिज़नेस के बेनिफिट्स होते हैं वो आपको देगा। एंजल वन का जो मेन फ़ोकस है वो अभी अपनी एमटीएफ लोन बुक को ग्रो करने पर ज़्यादा है। इसके अलावा अपने एएमसी बिज़नेस पर है। ग्रो का आपका प्रोडक्ट लेड अप्रोच रहा है कि आप एक अच्छा एक्सपीरियंस दो, अच्छी मार्केटिंग करो और ज़्यादा कस्टमर्स को लेकर आओ। फिर वो क्या करेंगे, वो आपके प्लेटफ़ॉर्म पर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। तो वैसे इनका फ़ोकस है। बाकी एमटीएफ बिज़नेस ये भी ग्रो कर रहे हैं। कॉन कॉल में उसको लेकर भी मैनेजमेंट काफ़ी पॉज़िटिव था। उनका कहना है कि एडॉप्शन अभी भी एमटीएफ का अपने इनिशियल स्टेजेस में ही है और यहाँ से नए कस्टमर्स भी ऐड होंगे और जो एक्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं या यूज़र्स हैं, उनमें टिकट साइज़ेज़ वो भी बढ़ने का स्कोप है। तो मतलब दोनों तरह से ग्रोथ आएगी एमटीएफ बिज़नेस में। इसके अलावा ये एआई का भी काफ़ी अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। कस्टमर सपोर्ट से लेकर एसआईपी रिन्यूअल्स सब जगह ये लोग एआई इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर भी काफ़ी ज़्यादा एआई का यूज़ हो रहा है और इन्होंने इस क्वार्टर एआई पावर्ड एमएफ प्राइम प्रोडक्ट एक लॉन्च किया है, फीचर लॉन्च किया है, जो यूज़र्स को म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो मैनेज करने में मदद करता है। और इन्होंने इसके अलावा और भी लॉन्चेस किए हैं, जैसे एचएनआईज़ के लिए डेडिकेटेड वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफ़ॉर्म इन्होंने बनाया है, वो काफ़ी अच्छा कर रहा है। ऐसे ही ये यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग की सर्विस लॉन्च करने वाले हैं। तो ऐसे कई सारे लॉन्चेस इनके प्लान्ड हैं। तो ग्रो भी एक काफ़ी अच्छा बिज़नेस है, जिसे आप खुद से एक बारी देख सकते हो। तो आप देख रहे हो कि भले ग्रो या आईसीआईसीआई, एएमसी हैं तो आपके अच्छे खासे बड़े साइज़ में, पर सर्टेन इनमें स्पेशलिटीज़ भी हैं, सर्टेन इनके पास एडवांटेजेस हैं और अगले 2-3 सालों में एक बुल रन अगर आता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यू क्रिएट भी कर सकते हैं। इसलिए आपको वो बायस ड्रॉप करना पड़ेगा कि सिर्फ स्मॉल या माइक्रो कैप्स ही अच्छे होते हैं। और साथ में आप ये भी समझो कि ये जिन सेक्टर्स में काम करते हैं ना, जैसे कि एक एएमसी है और फिर दूसरा आपका स्टॉक ब्रोकर है। ऐसे ही जैसे हमने अदानी पोर्ट्स के बारे में बात करी है, वो एक बिज़नेस है जो हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो कुछ सेक्टर्स आपके ऐसे ही होते हैं जहाँ पर साइज़ के साथ ही एडवांटेज आता है। छोटे लेवल पर आप कुछ बहुत ज़्यादा कर ही नहीं सकते उन सेक्टर्स में। पर आपको ना सेलेक्टिव होना पड़ेगा, बिकॉज़ ऐसा नहीं है कि लार्ज कैप्स के नाम पर आप एचडीएफसी बैंक या रिलायंस को अपने पोर्टफोलियो में भर लो।
पर एक आम रिटेल इन्वेस्टर के लिए पॉसिबल भी नहीं है कि इतना सारा समय देकर इतने सारे स्टॉक्स में अच्छे बिजनेसेस को छाटे और फिर उनको इतना इन डेप्थ स्टडी कर पाए। तो इसलिए ना हमने सीरियस इन्वेस्टर्स के लिए एक पर्सनल व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई है, जहां हम ऑलमोस्ट 100 से ज़्यादा अच्छे-अच्छे बिजनेसेस को आपके लिए क्लोजली ट्रैक करते हैं। उसमें हम लार्ज कैप बिजनेसेस भी कवर करते हैं, इसके अलावा मिड कैप और स्मॉल कैप्स और माइक्रो कैप्स पर भी चर्चा होती है। मतलब सारे ही टाइप के स्टॉक्स रहते हैं और फिर उनके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, उनका बिजनेस मॉडल कैसा है, वैल्यूएशन, रिस्क फैक्टर्स, सब पर डिटेल में डिस्कशन होता है। यहाँ हम अपना पोर्टफोलियो भी शेयर करते हैं और वन ऑन वन आपके सारे डाउट्स भी क्लियर करते हैं। पर याद रहे ये एक पेड कम्युनिटी है और इसमें 2 प्लान्स हैं, 6,000 रुपए का 6 महीने के लिए और 10,000 रुपए का साल भर के लिए। 6 महीने वाले प्लान में आपका महीने का रेट 1,000 रुपए लगेगा और साल भर वाले में आपको मंथली रेट बस 850 रुपए पड़ेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, वरना आप नीचे दिए हुए लिंक से भी हमें कॉन्टैक्ट करके ये कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। वापस से अपने डिस्कशन पर आते हैं, तो हमारी लिस्ट का तीसरा बिज़नेस है आज का पॉलीकैब इंडिया। और हम लोग ना पॉलीकैब के बिज़नेस मॉडल की डिटेल्स में नहीं जाएँगे, बिकॉज़ सबको पता ही है कि ये वायर्स और केबल्स में है। हाँ, इनका एफएमईजी और ईपीसी का डिवीज़न भी है। जैसे ये एफएमईजी में लाइट्स, फैन्स, स्विचेज़ और सोलर इन्वर्टर जैसे इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। बाकी जो ईपीसी सेगमेंट है, उसमें ये कॉन्ट्रैक्ट्स एग्ज़ीक्यूट करते हैं। जैसे अभी ये भारत नेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। अब सेगमेंट वाइज़ देखें तो कंपनी का जो मेन बिज़नेस है वो वायर्स और केबल्स का ही है, जिससे इनकी 85 से 90% सेल्स आती हैं। इसके बाद एफएमईजी करीब 9 से 10% शेयर रखता है और ये जो आपका ईपीसी है, इसका कंट्रीब्यूशन लगभग 4 से 5% का है। अब सीधा इनके रिजल्ट्स पर आएँ, तो यहाँ आप देखोगे कि जो सेल्स हैं, ये इनकी पिछले साल से 39% बढ़ी हैं। यहाँ पर लिखा नहीं है, पर वायर्स और केबल्स में 43% की ग्रोथ देखने को मिली है। आप देखोगे कि एबिटा और नेट प्रॉफिट दोनों 32 से 33% ग्रो किए हैं। तो ये ओवरऑल अच्छे नंबर्स हैं। लेकिन इसमें ना जो आपका मेजर कंट्रीब्यूशन जो है, वो आपका एल्यूमीनियम और कॉपर जो इतना रैली किया है, उस वजह से हमको इतना ज़्यादा सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रही है। क्योंकि पॉलीकैब बेसिकली आपका कॉस्ट प्लस मॉडल पर काम करता है। तो अगर कॉपर और एल्यूमीनियम के दाम बढ़ते हैं, तो वो कस्टमर को पास ऑन हो जाते हैं। इसलिए सेल्स इतनी अच्छी दिख रही हैं। वरना वॉल्यूम ग्रोथ के टर्म्स में देखेंगे, तो वॉल्यूम इनकी लो टू मिड सिंगल डिजिट्स यानी कि 2 से 5% के बीच रही है। पर फिर भी ये अच्छे ही नंबर्स हैं, क्योंकि ये ग्रोथ ना पिछले साल के काफ़ी बड़े बेस पर आई है। पिछले साल तो Q1 में केबल्स की वॉल्यूम ग्रोथ इनकी लगभग 25% और फिर वायर्स की 20% के आसपास थी। बाकी इस क्वार्टर वायर्स के वॉल्यूम्स केबल से बेहतर रहे हैं। तो ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ आपकी जो हम कह सकते हैं कि मेन आपकी कमोडिटी प्राइसेस बढ़ने की वजह से आई है। पर ओवरऑल देखिए ये अच्छे ही नंबर्स हैं और इनका पिछला क्वार्टर भी अच्छा गया था। इसलिए इसमें ना आपको क्वार्टरली बेसिस पर नहीं देखना है, क्योंकि इंडस्ट्री के जो वॉल्यूम्स हैं वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं। इसलिए थोड़ा-सा आपको ईयरली या एटलीस्ट 6 से 9 महीने का तो आउटलुक लेकर चलना पड़ेगा इस बिज़नेस के लिए। जैसे पिछले पूरे साल जो इनकी वॉल्यूम ग्रोथ थी वो काफ़ी अच्छी 18% आई थी। तो ओवरऑल ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। बाकी वायर्स और केबल्स एज़ अ सेक्टर भी अभी काफ़ी अच्छा कर रहा है। आपके स्ट्रॉन्ग ट्रिगर्स प्ले आउट हो रहे हैं। ग्रीन एनर्जी से लेकर पावर ट्रांसमिशन, रेलवेज़, लॉजिस्टिक्स और रियल एस्टेट, सब एरियाज़ में आप देखोगे कि लगातार इन्वेस्टमेंट्स बढ़ ही रही हैं। इसलिए हर जगह से वायर्स और केबल्स की डिमांड आ रही है। साथ में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर्स और डिफेंस जैसे नए सेगमेंट्स भी हैं, तो ये भी डिमांड क्रिएट कर रहे हैं। इसलिए भले पॉलीकैब इतना ज़्यादा रैली कर गया है, पर लार्ज कैप्स में अभी भी हमको ये एक काफ़ी अच्छा बिज़नेस लगता है। एक तो इनका गाइडेंस ही इंडस्ट्री से 1.5 से 2 गुना रेट से ग्रो करते रहने का है। बाकी अगर इनके मार्जिन्स की बात करें, तो वो भी इनके अच्छे ही रहे हैं और मार्जिन्स के लिए ना इनके पास फ्यूचर में भी कई सारे ट्रिगर्स हैं। जैसे इस क्वार्टर वायर्स का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा था, पर वैसे केबल्स का क्या रहता है कि वहाँ मार्जिन्स बेहतर होते हैं। तो जब केबल्स का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो ऑटोमेटिकली आपको मार्जिन्स में वो डिफरेंस देखने को मिलेगा। ऐसे ही चैनल सेल्स भी इंस्टीट्यूशनल सेल्स से ज़्यादा थी इस बार, तो वो एक अच्छी चीज़ थी। चैनल सेल्स में मतलब इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स से जो सेल्स आई हैं, वो रहती हैं और यहाँ मार्जिन्स अच्छे रहते हैं। इंस्टीट्यूशनल सेल्स में ऐसा होता है कि कहीं पे कोई प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो रहा था, तो सीधा इन्होंने उस प्रोजेक्ट के लिए बल्क में केबल सप्लाई कर दी। और फिर इसके अलावा मिडल ईस्ट की जो वॉर है ना, उसकी वजह से एक्सपोर्ट्स अभी इम्पैक्ट हुए हैं।
इसलिए आपको ऑपरेटिंग लेवरेज का पूरा बेनिफिट देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन होगा क्या कि जैसे-जैसे एक्सपोर्ट्स आपके नॉर्मल होंगे, होपफुली अगर मिडल ईस्ट में थोड़ा डी-एस्केलेशन वापस से फिर से स्टार्ट होता है, तो वो भी आपका मार्जिन एक्सपेंशन ड्राइव करेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट्स में मार्जिन्स आपके बेहतर होते हैं। तो ये जो सब ट्रिगर्स हैं जो हमने आपको बताए, ये जब आपके एक साथ प्ले आउट होंगे ना, तो जैसे कि हायर केबल सेल्स, चैनल डिस्ट्रीब्यूशन और फिर एक्सपोर्ट्स और ऑपरेटिंग लेवरेज का बेनिफिट, तो आगे भी इनके मार्जिन्स बहुत स्ट्रॉन्ग बने रहेंगे। हाँ, एक चीज़ इनके रिजल्ट में आपको ज़्यादा ही पॉजिटिव लगेगी, वो है कि वर्किंग कैपिटल साइकिल सिर्फ आपकी 15 दिन पर आ गई है। मतलब ये आपकी पहले काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी, और हुआ क्या है कि देखिए, ये कोई पहली चीज़ परमानेंट इम्प्रूवमेंट नहीं है। रॉ मटेरियल खरीदने के लिए ना इन्होंने लेटर ऑफ क्रेडिट का यूज़ किया है। इसलिए जो पेबल डेज़ होते हैं वो कुछ टाइम के लिए बढ़ गए थे। पर आने वाले क्वार्टर्स में वर्किंग कैपिटल साइकिल आपकी वापस से 45 से 50 दिनों की नॉर्मल जो रेंज रहती है उसमें आ जाएगी। पर ओवरऑल पॉलीकैब की हम बोलेंगे कि परफॉर्मेंस देखिए अच्छी ही रही है, और इसे भी आप स्टडी कर सकते हैं अगर आपकी लार्ज कैप्स में रुचि है। अब फटाफट से आगे बढ़ते हैं और आज के चौथे और आखिरी बिजनेस एनालिसिस के लिए हम लोग इटर्नल या ज़ोमैटो को देख लेते हैं। तो इटर्नल का बिजनेस भी हम सबको पता ही है कि ये मेनली आपका ना ज़ोमैटो फूड डिलीवरी और ब्लिंकिट क्विक कॉमर्स बिजनेस में है। इनके अन्य बिजनेसेस भी हैं, जैसे हाइपर प्योर और डिस्ट्रिक्ट वगैरह, लेकिन अभी उनका इतना एज सच बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है। एंड इवन जो फूड डिलीवरी भी है, वो भी इटर्नल के लिए कोई मेन ट्रिगर नहीं है। वहाँ ग्रोथ आपकी काफ़ी हद तक स्लो हो गई है। जो मेन इन्वेस्टमेंट थीसिस है इटर्नल में, वो इनका तेज़ ग्रो कर रहा ब्लिंकिट बिजनेस है। अब चलिए सीधा इनके रिजल्ट्स पर आते हैं। तो कंसोलिडेटेड बेसिस पर आप देखोगे, जो इनका एनओवी है, यानी कि कस्टमर्स ने कितना सामान ऑर्डर किया, तो वो पिछले साल से बढ़िया 54% ग्रो किया है। और एडजस्टेड एबिटा तो आपका 223% ग्रो होकर 555 करोड़ रुपए आया है। माने कि रिजल्ट्स की हाईलाइट है कि हमें काफ़ी साफ, काफ़ी अच्छा मार्जिन एक्सपेंशन होते हुए दिख रहा है, और इस पर हम लोग आगे और बात करेंगे। अब सेगमेंट वाइज ग्रोथ देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि फूड डिलीवरी बिजनेस में पिछले साल से 20% की ग्रोथ देखने को मिली है, और ये आगे भी आपका 15 से 20% की रेंज में ग्रो करता रहेगा। इनका जो डिस्ट्रिक्ट बिजनेस है, वो अभी भी शुरुआती फेजेस में ही है। उसमें इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं और ग्रोथ और मार्केटिंग पर खर्चा किया जा रहा है, तो वो एबिटा लेवल पर लॉस में ही है। फिर हाइपर प्योर माने कि जो इनका रेस्टोरेंट सप्लाईज का B2B बिजनेस है, जिसमें ये रेस्टोरेंट को जो भी आपके प्रोडक्ट्स या इन्वेंट्री जो इस्तेमाल होती है रेस्टोरेंट्स में, वो सप्लाई करते हैं, तो उसमें डी ग्रोथ है। बिकॉज हुआ क्या है कि वॉर के चलते जो कॉमर्शियल गैस पर रिस्ट्रिक्शंस लगे थे, उससे कई रेस्टोरेंट्स के ऑपरेशंस आपके अफेक्ट हुए थे। पर वो देखिए एक शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है, और इतना कोई मेजर रिस्क नहीं है इस बिज़नेस के लिए। अब सबसे जो ज़रूरी सेगमेंट है ब्लिंकिट, उस पर आते हैं, और यही इटर्नल में देखिए मेन ट्रिगर है। तो इधर आप देखोगे कि ब्लिंकिट की जो एनओवी है, वो पिछले साल से 86% ग्रो करी है। आप सेल्स देखोगे तो वहाँ तो 553% की ग्रोथ है। पर ब्लिंकिट ने ना अपना बिज़नेस मॉडल थोड़ा-सा चेंज किया था। ये अब खुद की इन्वेंट्री रखने के मॉडल पर शिफ्ट हुए हैं, तो इसलिए वो इतना ज़्यादा आपको दिख रहा है। पर ट्रैक करने के लिए एनओवी अभी फ़िलहाल एक बेहतर मेट्रिक है। मार्जिन में भी साफ इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, और यही इनके जो रिजल्ट्स को इंटरेस्टिंग बनाता है। आप देखोगे कि एडजस्टेड एबिटा मार्जिन 0.6% पर पहुंच गई है, जो पिछले क्वार्टर 0.3% थी। मतलब मार्केट में इतने ज़्यादा कंपटीशन के बावजूद ब्लिंकिट आपका एबिटा लेवल पर ब्रेक इवन है या थोड़ा बहुत प्रॉफिटेबल हो गया है। और इटर्नल को ज़ेप्टो या स्विगी के जैसे अब अपना कोई कॉमर्स बिजनेस लॉस में नहीं रहकर चलाना पड़ रहा है। और वहाँ पर भी आप देखोगे ना, तो ये जो है इनके बहुत क्लीन नंबर्स हैं। जैसे ज़ेप्टो की जो टॉप लाइन है, वहाँ पर एड रेवेन्यू जो प्लेटफॉर्म पर मार्केटिंग करके या जो अन्य जो ब्रांड्स होते हैं वो मार्केटिंग करते हैं, वहाँ से एड रेवेन्यू आता है, वो इन्फ्लेट होकर दिखता है। स्विगी के अपने प्रॉब्लम्स हैं, पर ब्लिंकिट में ये जो नंबर्स हैं, ये बहुत प्योर नंबर्स हैं, तो वो भी हमको एक चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है। फिर यहीं पर आप देखोगे कि मंथली कस्टमर्स इनके पिछले क्वार्टर से 17% बढ़े हैं। स्टोर काउंट पिछले साल से 58% ग्रो किया है, और अब इनके देश भर में 2440 के ऊपर स्टोर्स हो गए हैं। और मार्केट देखिए धीरे-धीरे मैच्योर हो रहा है। यहाँ से ब्लिंकिट का इस साल के अंत तक 3000 स्टोर्स करने का टारगेट है। अब इनका कैश बैलेंस भी देख लेते हैं, बिकॉज़ किसी भी लॉस मेकिंग बिज़नेस में ये बहुत ज़रूरी होता है, या उस बिज़नेस में जो अभी प्रॉफिटेबल नहीं है, बिकॉज़ ये बताता है कि बिज़नेस का कितना लंबा रनवे बाकी है। तो हालाँकि आप देखोगे कि पिछले साल से कैश थोड़ा-सा कम हुआ है, पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर
300 यहाँ पर आप देखोगे कि 316 करोड़ रुपए का एडिशन है। इसमें ट्रेज़री इनकम का भी कंट्रीब्यूशन है, पर ओवरऑल इटर्नल आपका मिनिमम कैश बर्न या कहने को स्टेबल कैश पोज़ीशन पर आ गया है। मतलब बिज़नेस में ग्रोथ भी अच्छी आ रही है, मार्जिन्स एक्सपैंड हो रहे हैं, पर अन्य प्लेयर्स जैसे ना इनको लॉसेस में अपनी दुकान नहीं चलानी पड़ रही है। तो वही सबसे अच्छी चीज़ है। और मार्च एंड या अप्रैल स्टार्ट में हमने ना इटर्नल पर एक डेडिकेटेड वीडियो करी थी, जिसमें हमने इस बिज़नेस को बहुत डिटेल में समझा था, डिस्कस किया था, जो भी इनके स्ट्रेंथ्स थे, सब पर बात करी थी। तब से ये स्टॉक वाइज़ और बिज़नेस परफॉर्मेंस वाइज़ भी दोनों तरीके से इटर्नल काफ़ी अच्छा किया है। तो हम तो कहेंगे आप उस वीडियो को देख लीजिए जाके। अगर आपकी इस बिज़नेस में रुचि है, तो आपको उससे काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी इस बिज़नेस को लेकर, और हम उसका लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। अब यहाँ से हमें लगता है कि ये जो हमारा पर्सनल ओपिनियन है, कि क्विक कॉमर्स सेगमेंट आपका कॉम्पिटिटिव ज़रूर है, पर हर प्लेयर में भी अपना अलग-अलग सेगमेंट में सेटल हो जाएगा। बिग बास्केट, जियो मार्ट या डी मार्ट क्या पता स्लॉटेड डिलीवरी या 1 से 2 घंटे टाइप डिलीवरी टाइम में अच्छा करेंगे। अमेज़न और फ्लिपकार्ट का नीश देखना बाकी है, ये अभी भी अर्ली स्टेजेज़ में है। बाकी ब्लिंकिट ने अपना खुद का लॉयल, मैच्योर कस्टमर्स का, प्रीमियम कस्टमर्स का मार्केट उन्होंने अपना कॉर्नर कर लिया है, और ये आपका आगे भी ऐसे ही काम करते रहेंगे। तो शॉर्ट टर्म में कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी हाँ बढ़ या घट सकती है, पर आपको ये देखना है कि किसके पास कैसा मोट है और कितना कैश बैलेंस है, और आपको ये भी देखना है कि कैश ना उनका किस स्पीड से खर्च हो रहा है। ब्लिंकिट में ये भी प्लस पॉइंट है, जैसे स्विगी या ज़ेप्टो का अभी भी कैश बर्न अच्छा खासा है। तो लॉन्ग टर्म में हमको लगता है कि इटर्नल आपका एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर इमर्ज होगा। क्विक कॉमर्स आपका देखो पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन फोकस्ड बिजनेस है, तो धीरे-धीरे जो आपके इनएफिशिएंट प्लेयर्स हैं, वो मार्केट से बाहर हो जाएँगे। बिकॉज़ ये जो डीप डिस्काउंटिंग चल रही है, तो यहाँ पर ये जो एक प्लेटफ़ॉर्म होता है, वो डिस्काउंट करके कस्टमर्स लाया और फिर वो ट्रैप बन जाता है। जहाँ डिस्काउंट्स कम होते हैं, तो वो जो कस्टमर लॉयल नहीं है, वो दूसरे ऐप पर शिफ्ट हो जाता है। तो वो एक ट्रैप बन गया कि आप उसमें एंटर कर गए हो। बट ब्लिंकिट के साथ क्या है कि ब्लिंकिट ये सब चक्रव्यूह से निकल कर उन्होंने अपना एक लॉयल मैच्योर कस्टमर्स का बेस बिल्ड कर लिया है। तो इटर्नल को आप देख सकते हैं। वैल्यूएशन हाँ, थोड़ा बहुत मे बी ट्रिकी हो सकता है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी अगले कुछ क्वार्टर्स कभी कम, कभी ज़्यादा रह सकती है। पर आपको इनका ना स्टोर एक्सपेंशन रेट, कंट्रीब्यूशन और ब्लिंकिट को लेकर एबिटा मार्जिन और कैश बर्न, ये सब चीज़ें ट्रैक करनी है। आपको यहाँ पर बिज़नेस की डायरेक्शन समझनी है कि मार्जिन्स पर अभी आप मत फ़ोकस करो, मार्जिन्स तो ओवर टाइम जो हैं वो स्टेबल होंगे। अभी यहाँ पर ये देखो कि बस ब्लिंकिट लॉसेस में ना जाए कंपेयर्ड टू अदर प्लेयर्स, तो वो चीज़ आपको देखनी है। बाकी ओवरऑल मॉडल वाइज़ देखें तो ब्लिंकिट बाकियों से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंशिएटेड और स्ट्रॉन्ग मॉडल है। बाकी इन सब चीज़ों के अलावा ये आपका क्विक फूड डिलीवरी जिसमें बिस्ट्रो है, और फिर नेगेट नाम से एआई पावर्ड कस्टमर सपोर्ट प्लेटफ़ॉर्म पर भी काम कर रहे हैं, पर वो अभी बहुत छोटे सेगमेंट्स हैं। एक हाँ, आखिरी हाइलाइट क्या थी इनके कॉन कॉल की, कि इन्होंने पहले ब्लिंकिट का गाइडेंस 5 से 6% एबिटा का दिया हुआ था, पर अब ये 6% मार्जिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इन्होंने ये गाइडेंस बढ़ाई है। पर देखिए, ये कोई नियर टर्म गाइडेंस या आउटलुक नहीं है। वो एंटायरली डिपेंड करेगा कि सेक्टर कब थोड़ा स्टेबलाइज़ हो जाए। अलोंग साइड एक नेगेटिव डेवलपमेंट क्या है, और वैसे एक्चुअली उसको नेगेटिव नहीं बोलेंगे, पर ये भी है कि पॉजिटिव भी नहीं है। तो कंपनी ने अपने पर डार्क स्टोर का जो केपेक्स गाइडेंस है वो बढ़ा दिया है। पहले इनके अंदाजे से हर स्टोर में 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट लगती थी, पर अब ये ऑटोमेशन पर ध्यान दे रहे हैं, बड़े स्टोर्स खोल रहे हैं। तो आगे 2.5 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट जा सकती है हर एक स्टोर में। पर सब मायनों में हम बोलेंगे कि ब्लिंकिट आपका कॉम्पिटिटर्स से आगे है, तो ये फ्यूचर ग्रोथ में मदद करेगा, ये सब ऑटोमेशन या स्टोर पर या जो सप्लाई चेन्स पर ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जैसे ये अपने प्रोडक्ट्स का कलेक्शन बढ़ा रहे हैं, ये आपका थोड़ा-सा प्रीमियम प्रोडक्ट्स पर जा रहे हैं, तो वो मार्जिन सपोर्ट कर सकता है। और इसके अलावा क्या है कि ये आपके छोटे टिकट साइज़ के प्रोडक्ट्स में भी जा रहे हैं, तो वो भी स्टॉक अप करने लगे हैं। तो उसमें भी आपका क्या रहता है कि भले उनका टिकट साइज़ छोटा होता है, मतलब कि ₹15 का कोई प्रोडक्ट या ₹25 का कोई प्रोडक्ट, कि मान लेते हैं आपने बस ये मतलब पिन जैसा एक छोटा आइटम भी सेल कर दिया, तो वो भी आपका मार्जिन को सपोर्ट करता है। तो ये ओवरऑल एक अच्छा बिज़नेस है, तो इसे आप खुद से एक बारी देख सकते हैं। अब देखिए, अर्निंग सीज़न तो अभी बस चालू हुआ है, कंपनियाँ बहुत स्पीड से अपने रिज़ल्ट्स निकाल रही हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो ना, तो आप याद से सिंपली स्टॉक्स को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बिकॉज़ आगे हम ऐसे आपके लिए कई सारे बिज़नेस एनालिसिस अब ला रहे होंगे। जैसे पिछले क्वार्टर में, मार्च क्वार्टर में, हमने अपने यूट्यूब ऑडियंस के लिए 50 से ज़्यादा अच्छे-अच्छे बिज़नेसेस का एनालिसिस किया था।
बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। आप हमें अपने लाइक से सपोर्ट करोगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो हम आपके लिए रेगुलर बेसिस पर ऐसे कई सारे वीडियोस ला पाएंगे। बाकी अगर आपके कोई डाउट्स हों इन बिजनेसेस को लेकर, आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। इसके साथ ही मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।